गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रीति कौशिक और आज हम करने वाले हैं ऑडिटिंग के अंदर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ड्यूटीज, राइट्स, रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर। यानी कि जब भी हमने जैसे कल बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, तो आज हमने बात करनी है पार्टनरशिप फर्म के केस में। तो बात किस चीज़ की करनी है? बात करनी है एक ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड, ड्यूटीज से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड एंड रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। यानी किस तरीके से हम एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, उसके ड्यूटीज क्या होती हैं, राइट्स क्या है एंड रेम्यूनरेशन किस तरीके से हम देंगे ऑडिटर को। देखो, जैसे हमने पहले पढ़ा था हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो उस केस में क्या था? उस केस में हमने पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बिजनेस होता है उसके अंदर सोल ट्रेडर होता है, तो कंपल्सन नहीं होते कि आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराओगे। अब बात आ जाती है पार्टनरशिप फर्म की। तो देखिए, पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, जब पार्टनरशिप कंसर्न की बारी आती है तो पार्टनरशिप फर्म्स आर गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो गवर्न की जाती है, कौन से एक्ट के अंडर आती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑडिटेड। कहते हैं ये कंपलसरी नहीं होता। जब आप इसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर कोई भी फर्म जब आप कैरी ऑन कर रहे हो तो उस केस में कंपलसरी नहीं है कि आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराओगे। इवन देन कीपिंग द बेनिफिट एंड इंपोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग इन माइंड। लेकिन फिर भी हमें लगता है भाई बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऑडिटिंग के, तो और इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए फर्म्स नॉर्मली गेट्स देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। तो फर्म्स क्या करते हैं? अपने अकाउंट्स को नॉर्मली ऑडिटेड करा लेती हैं। Firms, even before their formation, provide in the partnership deed that the accounts of the firm have to be audited. तो पहले से ही पार्टनरशिप डीड के अंदर ये डिसाइड करके रख लेते हैं कि हम अपने फर्म्स के अकाउंट्स को ऑडिट कराने वाले हैं। Hence, it must be mentioned that if a firm want to be accounts audited, it need to appoint a qualified auditor as in the case with a joint stock company. तो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, need not टू अपॉइंट अ क्वालिफाइड ऑडिटर। ये जरूरी नहीं है। जैसे कि जब हम बात करेंगे कंपनी के केस में, जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में, तो हम वहां पढ़ने को हमें मिलेगा कि उस केस में कंपलसरी होता है कि आपको एक क्वालिफाइड ऑडिटर को ही आप फर्म के ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप बात एक फर्म की कर रहे हो तो यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि जो ऑडिटर है वो एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, सीए होना चाहिए, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद ये बात कर रहा है हमारे अनलाइक द इंडियन कंपनीज एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैज नॉट स्पेसिफाइड द क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। कहता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। Hence the task of determining the rights, duties, etc. of the auditor is left to individual firms. तो जो भी काम है कि राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, रेम्यूनरेशन कितनी मिलने की, कि सारा का सारा अब इंडिविजुअल फर्म्स यानी अलग अलग फर्म्स जिस तरीके से अपॉइंट कर रखे हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी ऑडिटर को आप अपॉइंट कर रहे हो उनके साथ डीलिंग कर सकते हो। लो साइलेंट है, लो कुछ नहीं कहेगा आपको, बीच में नहीं आने वाला इंटरफेयर करने के लिए। ठीक है, एवरी मैटर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म एंड द ऑडिटर। कहते हैं कि सारे के सारा जितना भी जो भी एग्रीमेंट होएगा वो डिसाइड किया जाएगा। कैसे डिसाइड होएगा? फर्म एंड ऑडिटर मिलकर उसे डिसाइड करेंगे। However, it should be kept in mind that the main aim of getting accounts audited, अकाउंट्स को ऑडिट कराने का जो मेन एम रहता है पार्टनरशिप फर्म का वो सेम होता है जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का होता है। जैसे कि क्या रहता है इनका मेन एम, क्या होता है कि डिडक्शन करना एरर एंड फ्रॉड्स को एंड सर्टिफाइंग करना द ट्रूथफुलनेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कहता है कि जो पार्टनरशिप फर्म का एम होता है ना, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी का एम होता है, क्या होता है कि वो एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिडक्ट करेंगे, ट्रूथफुलनेस को चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को चेक करेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कहते हैं पार्टनरशिप फर्म का भी सेम यही जो रहता है हमारा, यानी वो भी इसीलिए चाहते हैं कि हम अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना, दोनों का एम सेम रहता है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ये कंपल्सन नहीं है कि आप जो एक क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू अपने फर्म्स के अकाउंट को ऑडिट कराने वाले हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, तो देखिए हमारे पार्टनरशिप फर्म का अगला नेक्स्ट हमारा अपॉइंटमेंट की बात आ रही है कि हम किस तरीके से ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो कहते हैं देयर इज नो लॉ इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। कहते हैं कि यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, किसी लॉ का कोई रिलेशन आके आपको ये नहीं कहता कि आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराओ। और किसके अकाउंट्स को ऑडिट कराओ? कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को ऑडिट कराओ, ऐसा लॉ में कहीं मेंशन नहीं है। सेकंड कहता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स देन एन ऑडिटर हैज टू बी अपॉइंटेड। कहता है अगर पार्टनरशिप डीड कहते हैं कि ऑडिट कराने के लिए, अकाउंट्स को ऑडिट कराने के लिए आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा,
द कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द स्कोप ऑफ ऑडिट डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द फर्म। तो कहता है जो कंडीशंस होंगी या जो भी एग्रीमेंट होएगा ऑडिटर एंड फर्म के बीच में, वो पहले से ही एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि किस तरीके से कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑडिटर आपकी फर्म में आके काम करने वाला है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे रेम्यूनरेशन का केस, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि रेम्यूनरेशन किस तरीके से दी जाती है ऑडिटर को। तो कहता है रेम्यूनरेशन, जनरली द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर इज डिसाइडेड डिटरमाइंड बाय द पार्टनर्स। कहता है कि जनरली क्या होता है कि जो रेम्यूनरेशन होती है उसको डिसाइड कौन करता है, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम आपको कितनी जो है देने वाले हैं रेम्यूनरेशन ऑडिटर को। समटाइम्स प्रोविजन इज मेड इन पार्टनरशिप डीड इन दिस रिगार्ड, लेकिन कई बार क्या होता है प्रोविजन बना दिया जाता है पार्टनरशिप डीड में इस रिगार्ड के अंदर। इफ देयर इज एनी प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, अगर कोई भी प्रोविजन पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से ही मेंशन है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, किससे रिगार्डिंग कि रेम्यूनरेशन किस तरीके से दी जाएगी ऑडिटर को, देन रेम्यूनरेशन कैन बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो फिर क्या होएगा, उनका जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है उसके बेस पर डिसाइड की जाएगी कि उनको रेम्यूनरेशन कितनी देनी है। बिटवीन द फर्म एंड द ऑडिटर, म्यूचुअल एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, फर्म के बीच में एंड ऑडिटर के बीच में होगा। कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन को कभी भी आपने यानी उन प्रोविजन का उल्लंघन नहीं करना, उन प्रोविजन के दायरे में रहते हुए आपको ऑडिटर को एंड फर्म को दोनों को म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाना है कि हम किस तरीके से रेम्यूनरेशन देंगे। अगर पहले से कोई प्रोविजन है कि आपको इतनी रेम्यूनरेशन तो देनी ही देनी है, उसके बाद आप बेशक से कोई एग्रीमेंट करो, इट्स ओके, लेकिन आपको इतनी रेम्यूनरेशन देनी ही देनी पड़ेगी, तो इट्स ओके, वो देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था फिफ्थ पॉइंट में हम कहते हैं राइट्स के बारे में, है ना। राइट्स कैसे होते हैं, यानी कौन कौन से राइट्स पार्टनरशिप डीड के अंदर या पार्टनरशिप फर्म जब ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो वो देती है। तो राइट्स, इन ऑर्डर टू कंप्लीट हिज वर्क स्मूथली द ऑडिटर हैज द राइट टू स्टडी द पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले बात है, अगर ऑडिटर चाहता है कि उसका काम कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑडिटर को पार्टनरशिप डीड की स्टडी करनी होगी। इन सेकंड पॉइंट आता है, ही हैज द राइट टू सी ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। कहता है कि सेकंड है कि ऑडिटर को ये राइट है, पहले तो वो पार्टनरशिप डीड को चेक करे, अच्छे से स्टडी करे। दूसरी बात, वो सारे के सारे बुक्स को स्टडी करे जो फर्म के अंदर यानी जो भी बनी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, कोई भी बुक प्रिपेयर किया फर्म ने तो उन सारी बुक्स को चेक करने का उसके पास राइट है। थर्ड है, इन केस ऑफ सस्पिशियस बीइंग अराउज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, ही हैज द राइट टू डिमांड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द पार्टनर्स। कहता है अगर उसे किसी बात पे संदेह हो जाता है या उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ी यहाँ पे हो रही है, तो वो उन पार्टनर्स से क्या मांग सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। यानी जब वो चाहेगा, जब उसे चाहिए, यानी ऑन डिमांड उसे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। कौन देगा एक्सप्लेनेशन, पार्टनर्स देंगे ऑडिटर को एक्सप्लेनेशन। ओके, फोर्थ पॉइंट में कहता है, इफ एनी फ्रॉड्स एंड एरर्स आर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, अगर कोई भी एरर या फ्रॉड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रह जाता है, he has the right to bring them to light। तो कहता है कि उसको क्या करना है, यानी ऑडिटर को क्या करना है, वो सेम जो भी एरर एंड फ्रॉड छुपाने की कोशिश की जा रही है उसको लाइट में लाना, यानी कि सबके सामने उसे क्लियर करना है कि यहाँ पे ये एरर एंड फ्रॉड था। The auditor has the right to receive the determined remuneration in relation to the audit work performed by him। कहता है जो काम उसने कर लिया अब उसे पूरा पूरा हक है कि वो अपनी रेम्यूनरेशन ले सकता है, यानी काम उसका कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था कि हाँ जी हमने आपको इतना रेम्यूनरेशन देना है, अगर वो नहीं दे रहे तो ऑडिटर के पास राइट है कि वो अपने रेम्यूनरेशन ले सकता है। ओके, नेक्स्ट अब ड्यूटीज की बात आती है। तो देयर आर ऑल्सो सम स्पेसिफिक नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस इन रिलेशन टू द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, बट नॉर्मली द ऑडिटर हैज द फॉलोइंग ड्यूटीज। कहता है कि नॉर्मली क्या होता है, वैसे स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। देखो मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म के केस में कोई कंपल्सन नहीं है कि आप ऑडिटर अपॉइंट करोगे। तो जब लो ही नहीं कह रहा कि ऑडिटर अपॉइंट करो, तो लो ड्यूटीज राइट्स के बारे में क्यों बोलेगा, तो वो उसके बारे में साइलेंट है। ड्यूटीज की जब बात आ रही है तो वो कह रहा है कोई प्रोविजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो ड्यूटीज फॉलो की जाती है ऑडिटर के थ्रू वो ये है, यानी ये ड्यूटीज होती हैं। अब आपके पास राइट्स हैं, पावर्स हैं काम को करने के लिए, आप रेम्यूनरेशन ले रहे हो तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी, यानी आपको कुछ तो हक बनता होगा ना कि आप ये काम करेंगे ही करेंगे। तो कहते हैं द ऑडिटर शुड डू हिज वर्क एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड डेडिकेशन। द ऑडिटर शुड डू हिज वर्क, ऑडिटर को अपना काम करना चाहिए, एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस, डिलिजेंटली, इंटेलिजेंस एंड फुल डेडिकेशन के साथ अपना काम करना चाहिए ऑडिटर को। हम कहते हैं ठीक है, इट्स ओके। सेकेंड पॉइंट कहते हैं द ऑडिटर should keep confidential the information collected by him during the course of examination of the books of accounts and should not disclose the same to outsiders। जो ऑडिटर ने अपने कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन में जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकिंग करने के बाद
कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जिसके ऊपर यानी फुल कॉन्फिडेंस है, यानी जो पार्टनर्स हैं उनको पक्का यकीन है कि आप इसको बाहर नहीं बताओगे, आप अपने तक सीमित रखोगे, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आउटसाइड पार्टी को फायदा हो जाए या फिर आपके फर्म को नुकसान हो जाए, आप यानी ऑडिटर को यहाँ पे बिकना नहीं है कि बिना काम में कोई आपको ज्यादा पैसे देके और कह दे कि बस उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लीक कर दे तो कर देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। आउटसाइडर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है। ओके, थर्ड पॉइंट में कहता है ही शुड स्टडी द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द पार्टनरशिप डिड। जो ऑडिटर है उसकी ड्यूटी है कि वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को पढ़े और पार्टनरशिप डीड को पढ़े एंड शुड एंश्योर दैट द प्रोविजन कंटेन्ड देयरिन इन रिलेशन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन कंप्लाइड विद। और हर एक प्रोविजन को ध्यान में रखेगी, जो जो प्रोविजन यहाँ पे मेंशन था, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो मेंटेन किया गया इन्हीं प्रिंसिपल्स को, इन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करते हुए बनाया गया या फिर नहीं। ओके, फोर्थ पॉइंट में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट वर्क ही शुड सबमिट अ रिपोर्ट टू द क्लाइंट फर्म। कहता है फर्म को या क्लाइंट को कहें हम, जैसे उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो उसे फर्म को एक रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है, ये जरूरी है। ओके, फिफ्थ पॉइंट में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट वर्क ही शुड आल्सो गिव नेसेसरी सजेशंस टू द क्लाइंट। कहता है ये भी ड्यूटी बनती है ऑडिटर की कि भाई जब सारा काम आपका कंप्लीट हो चुका तो उसके बाद थोड़ा सी हेल्प करो कि आपको कुछ लग रहा है, कुछ कमियां हैं, तो प्लीज सजेशन प्रोवाइड करो ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव कर सके, हम थोड़ा काम ढंग से कर सकें। तो प्लीज कुछ सजेशंस, कुछ एडवाइस आपके पास है तो वो देने की कृपा कीजिए, ठीक है। अब हम लास्ट में कहते हैं कि जो रिमूवल होता है ऑडिटर का, किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं ऑडिटर को। द ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड, ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट। जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे पहले हमने उसको अपॉइंट किया था उसी टाइम अगर हमने कह दिया था हमने आपको 1 साल तक रखना है ऑडिटर, तो आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही फिक्स हो गई थी, या फिर अगर बीच में कुछ गड़बड़ी करता है ऑडिटर या फिर किसी प्रोविजन का वो मिसयूज करता है, मतलब उल्लंघन करता है, कोई भी काम ढंग से नहीं करता है, तब उस केस में फर्म पार्टनर्स मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ऑडिटर को रिमूव करना है। वरना ऐसा होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले थी, कंडीशन कुछ भी हो सकते हैं ना, यानी कि कंडीशन थी कि ऑडिटर कुछ गलत काम नहीं करेगा, ठीक है, जो भी काम करेगा वो सच्चा करेगा, आउटसाइडर पार्टी को कुछ भी लीक नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन। अगर वो ऐसी हरकतें करता है या कुछ ऐसे गड़बड़ी कर देता है तो फिर उसको रिमूव होना पड़ेगा, यानी रिमूव करना पड़ेगा, पार्टनर्स के द्वारा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉइंटमेंट के टाइम पे दी गई थी तो उनके अकॉर्डिंग उसे, अगर वो अपना सारा काम ठीक तरीके से कर रहा है तो जैसे ही उसका टाइम ओवर होगा तभी उसको हम रिमूव करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो आज हमने स्टडी किया यही भाई, रिमूवल, अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, राइट्स, ठीक है, पावर्स क्या क्या है हमारे ऑडिटर के पास जब किस किस की बात हो रही है, जो पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। तो ठीक है, ऐसे ही बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।